सरकार उसका निजीकरण कर रही है। जी। तो एक तो निजीकरण के खिलाफ हमें लड़ना है, नहरों को जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जी। और दूसरा है कि उसके विकास के लिए नहरों के लिए समुचित जगह बने, उस पर अतिक्रमण ना हो, उसका उड़ाही हो, उसका मेंटेनेंस हो, उसका पक्कीकरण हो। तो इन सवालों को हम लोग विधानसभा में भी उठा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो सड़कों पर आंदोलन भी चलेगा इस पर। देखिए, नीतीश कुमार कब जागेंगे तो नीतीश कुमार बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो बिहार का संकट है, 15 साल के अंदर नीतीश कुमार यहाँ से बिहार में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई बहाली की जिन परीक्षाओं में धांधली ना हुई हो, करप्शन ना हुआ हो, जिनमें पेपर लीक ना हुआ हो, भ्रष्टाचार ना हुआ हो, सेटिंग ना हुआ हो। देखिए, संकट ये है कि देश में एक ऐसी सरकार आज है जिनकी राजनीति के लिए ज़रूरी हो गया है कि हायर एजुकेशन, जहाँ पे रिसर्च का एक ओरिएंटेशन होता है, वो ना हो। देखिए, आंदोलनजीवी इस देश के अंदर जो लोग कानून बना रहे हैं, जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, हम तो सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे कि क्या आप बगैर किसी आंदोलन के यहाँ तक पहुँचे हैं? नीतीश कुमार बिहार की जनता को बताया कि क्या वो पटना के अंदर कोई आंदोलन आज तक किए हैं कि नहीं किए हैं? नमस्कार, इनसाइडर लाइव के बोल विधायक बोल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जो विधायक हमारे साथ मौजूद हैं वो इस बार पहली बार जीते हैं पालीगंज विधानसभा से। संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। इनके विधानसभा पर बात करेंगे और कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इनसे हम बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिला, इन्होंने चुनाव लड़ा और युवा हैं और जीत गए हैं। स्वागत है सर आपका इनसाइडर लाइव में। पहला सवाल आपके क्षेत्र से रहेगा, नहरों को लेकर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत लंबे समय से वहाँ पर समस्या चलते आ रही है। आप युवा हैं, जीते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, इसलिए आप लोग बोलते भी हैं विधानसभा में। कैसे वो समस्या का निदान निकलेगा? देखिए, नहरों का जो सवाल है, पालीगंज में दो तरफ से नदी है, एक साइड से पुनपुन नदी है और एक साइड से सोन नदी है जी। और दोनों नदियों के बीच में कहिए कि नहरों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। लेकिन और लंबे समय से किसानों की मांग है कि उन नहरों को ठीक किया जाए, उसका उड़ाही और पक्कीकरण हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गवर्नमेंट को जहाँ पे उन नहरों को दुरुस्त करना चाहिए था, सरकार उसका निजीकरण कर रही है। जी। तो एक तो निजीकरण के खिलाफ हमें लड़ना है, नहरों को जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जी। और दूसरा है कि उसके विकास के लिए नहरों के लिए समुचित जगह बने, उस पर अतिक्रमण ना हो, उसका उड़ाही हो, उसका मेंटेनेंस हो, उसका पक्कीकरण हो। तो इन सवालों को हम लोग विधानसभा में भी उठा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो सड़कों पर आंदोलन भी चलेगा इस पर। चलेगा इस पर? जी। चलिए ठीक है। आप छात्र आंदोलन से आए हैं राजनीति में, चुनाव जीत गए हैं इस बार। छात्रों का मुद्दा बहुत तूल पकड़े हुए है बिहार में। दरोगा बहाली का जो परीक्षा हुआ था उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ, बीएसएससी का परीक्षा हो, बीपीएसएससी का जिसका भी परीक्षा होता है पेपर लीक होता है। इस पर विधानसभा में आवाज़ कब उठेगी? नीतीश कुमार कब जागेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कब जागेंगे तो नीतीश कुमार बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो बिहार का संकट है, 15 साल के अंदर नीतीश कुमार यहाँ से बिहार में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई बहाली की जिन परीक्षाओं में धांधली ना हुई हो, करप्शन ना हुआ हो, जिनमें पेपर लीक ना हुआ हो, भ्रष्टाचार ना हुआ हो, सेटिंग ना हुआ हो। तो सारे परीक्षाएं इस तरह से चल रही है। एक तरफ सरकार वैकेंसीज को रोक के रख रही है और दूसरा उसका कोई नियमित तरीके से, उसका पारदर्शी तरीके से उसका परीक्षा नहीं हो रहा। पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी बना दी गई है। इस बार विधानसभा में मैं खुद सवाल लिख करके दिया हूँ, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ये जो प्रक्रियाओं को लेकर के सरकार का इतना ज़्यादा लाल फीताशाही है, रुकावटें हैं, अपारदर्शिता है, इसको सरकार दुरुस्त करे। और साथ ही साथ एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए बिहार के अंदर भी कि कोई भी विभाग अगर कोई बहाली का प्रक्रिया शुरू करता है तो उसका एक समय सीमा रखना पड़ेगा और उसी समय सीमा के अंदर उस बहाली को कंप्लीट करना है, अन्यथा उस विभाग पे कार्रवाई हो। ये मांग हम लोग लिखित रूप में दिए हैं और इस पे 1 मार्च के दिन हम लोग इन तमाम सवालों को जोड़ते हुए 1 मार्च को विधानसभा घेराव भी करेंगे। सदन के अंदर भी संघर्ष चलेगा और सदन के बाहर भी चलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का। ये सवाल हमारा कॉमन रहता है सभी विधायकों से। अभी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 80,000 छात्रों ने वहाँ पर आवेदन दिया था नामांकन के लिए। मात्र 30,000 ही छात्रों का वहाँ पर नामांकन हो सका, उनका एडमिशन हो सका। बाकी 50,000 छात्र जो हैं वो विधायकों तक दौड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव तक पहुँचे हैं। ऐसा ही हाल पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी का है। पहले तो सेशन लेट है और प्रोफेसर्स की बहाली नहीं है। ये मुद्दा विधानसभा में कब उठेगा? क्योंकि एक लंबे समय से नीतीश कुमार यहाँ शासन कर रहे हैं। मात्र एक बार बीपीएससी का वैकेंसी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। देखिए, संकट ये है कि देश में एक ऐसी सरकार आज है जिनकी राजनीति के लिए ज़रूरी हो गया है कि हायर एजुकेशन, जहाँ पे रिसर्च का एक ओरिएंटेशन होता है, वो ना हो। केंद्र सरकार मोदी सरकार की है, आरएसएस की है और वो मूलतः जड़ से वो शिक्षा और शोध विरोधी हैं, वो विज्ञान और खोज विरोधी हैं। और इसीलिए एक तो पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है। आप देखिएगा कि बीजेपी सरकार में आने के बाद
देश के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है जहां हायर एजुकेशन को कैसे कमज़ोर करना है। लेकिन बिहार का संकट और दूसरे लेवल का है। यहाँ पे फैकल्टी के तमाम पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, कोई बहाली नहीं आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे है कि सेशन 15 साल से सत्ता संभालने के बावजूद नीतीश कुमार सेशन ठीक नहीं कर पाए हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है, 2 साल का मास्टर्स जो है वो 4 साल में हो रहा है। ये एक मैटर है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वाला जो मैटर आप कह रहे हैं कि 50,000 में 30,000 लोगों का ही सिर्फ हुआ, ये तो कम है। बिहार में हायर एजुकेशन का स्पेस इतना कम किया गया है, काफ़ी कम स्पेस है। और सिर्फ ग्रेजुएशन की बात अगर ये हो तो ठीक, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ तो विकल्प ही नहीं है छात्रों के पास। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, वहाँ पे होम साइंस डिपार्टमेंट में लाख छात्र पढ़ते हैं। लेकिन वो छात्र पास करके मास्टर्स अगर करना चाहें अपने विभाग में तो महज 100 सीट। इतिहास के साथ, समाजशास्त्र के साथ, हिंदी साहित्य के साथ, तमाम विषयों के साथ यही है। आप ग्रेजुएशन तो गिरते पड़ते सरकार करवा ले रही है 3 साल की जगह पे 6 साल में, 5 साल में, लेकिन मास्टर्स के लिए स्पेस ही नहीं है। अधिकांश कॉलेज में कोई जगह ही नहीं है। कई एक जिले ऐसे हैं बिहार के अंदर जहां मास्टर्स होता नहीं है। किसी डिग्री कॉलेज में, किसी कॉलेज में मास्टर्स नहीं है। तो इस चीज़ को सरकार कैसे दुरुस्त करेगी? हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि एक आप क्लियर कट सरकार एक वाइट पेपर रिलीज़ करे, बिहार के हायर एजुकेशन को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, संकट कहाँ कहाँ पे है उसको चिन्हित करे, और उन संकटों को निवारण के लिए सरकार के पास रोड मैप क्या है। और अगर किसी विश्वविद्यालय के अंदर सरकार ने तय कर दिया कि ये फैसिलिटी यहाँ हम देंगे, अगर सपोज किया सरकार ने कानून बनाया कि हम हर विश्वविद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय देंगे, तो पुस्तकालय हर जगह दे। लेकिन यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसका कोई फॉलोअप नहीं है, कोई मंशा नहीं है। हम नीतीश कुमार का मंशा पे सवाल उठा रहे हैं जी। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये मनसे का सवाल जी, है। इस बार जनता ने एक मजबूत विपक्ष बिहार को दिया है, एक बहुत सशक्त विपक्ष है। 19 विधायक आपके जीते हैं और आप वोकल पार्टी कहलाते हैं, तो ये मुद्दा उठेगा ना विधानसभा में? एकदम निश्चित तौर से ये उठेगा, ये उठ रहा है। इस बार हमने सवाल इस तरह के दिए हैं काफ़ी, और खास करके एजुकेशन, उसमें भी हायर एजुकेशन का जो क्राइसिस बिहार के अंदर है। प्राइमरी एजुकेशन का संकट यहाँ और भी गहरा है। पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो टीचर के पोस्ट खाली हैं वो बिहार में 2,75,000 सीट खाली हैं। और वही देखिए कि जो स्टेट की बहाली जो होनी थी 94,000 स्टूडेंट्स की, उस बहाली को 3 साल से सरकार रोक के रखी हुई है। स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उसमें प्रतिभागी हैं, जब वो आंदोलन कर रहे हैं पटना के भीतर, तो न सिर्फ उनके आंदोलनों के ऊपर सरकार ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है, उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला कर दे रही है, बल्कि अभी तो सरकार ने सर्कुलर निकाल दिया कि आप प्रोटेस्ट में पाए गए और आपके खिलाफ गलती से भी कोई FIR हो गया तो आपको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी, कोई ठेका पट्टा नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रहा है, जहाँ पे लोकतंत्र का जो सबसे कोर पॉइंट है, लोकतंत्र की परिभाषा में कोर पॉइंट आता है कि जहाँ आप असहमति को व्यक्त कर सके, अपने डिसेंट को रख सके। आज देश में वही सिस्टम चलने लगा है जहाँ पे डिसेंट के सारे स्पेस को खत्म कर देना है। नीतीश कुमार ने चिट्ठी भी इसके लिए बजाते सरकारें निकाल दी है। नीतीश कुमार ने चिट्ठी निकाली है, और हम सब जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के पीछे कौन है। ये देश में एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप देखिए किसान आंदोलन जो चला, इसमें टूल किट के बहाने जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टूल किट क्या है, डिफाइन कोई करे इसको। ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन कर रही है। खुद अमित शाह ने अपने भाजपा के बैठक में इसका इस्तेमाल कई बार किया है कि हम टूल किट आपके लिए जारी किए हैं। टूल किट में होता है प्रचार सामग्री क्या है, और कोई एक लक्ष्य को लेकर के क्या क्या योजना है, क्या क्या प्रक्रियाएं से हमको आंदोलन करना है, इसको टूल किट कहते हैं। अब टूल किट को लेकर के 20-20 साल की, 22-22 साल की लड़कियों को जिस तरीके से सरकार टारगेट कर रही है, उसको एकदम उसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार सोशल मीडिया में जो बीजेपी के ट्रोल आर्मी है वो लोग फैला रहे हैं। तो असल में इनका मंशा है कि हमको किसी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम कर देना है। तो ये देश में एक ट्रेंड हो गया है कि आप सत्ता किसी आंदोलन को दबाने का जो रास्ता अपना रही है वो है कि उस आंदोलन के खिलाफ पहले दुष्प्रचार कीजिए, उस आंदोलन में शामिल लोगों को गलत तरीके से टारगेट कीजिए, और अपने एक ऑर्गेनाइज क्राउड के साथ उस पर अटैक करवा दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने भी तो कहा ना कि आंदोलन जीवी एक नई प्रजाति इस देश में आई है। देखिए, आंदोलन जीवी इस देश के अंदर जो लोग कानून बना रहे हैं, जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, हम तो सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे कि क्या आप बगैर किसी आंदोलन के यहाँ तक पहुँचे हैं? नीतीश कुमार बिहार की जनता को बताए कि क्या वो पटना के अंदर कोई आंदोलन आज तक किए हैं कि नहीं किए हैं? इससे पहले जो CM थे वो बताएं कि वो लोग आंदोलन किए हैं। तो टोटल विधानसभा के अंदर जितने बैठे हुए लोग हैं वो तो जनता की आवाज़ को आंदोलन के शक्ल में ले जाने के बाद भी वहाँ पहुँचे हैं।
नरेंद्र मोदी खुद आंदोलन किए हैं तभी तो वहाँ तक पहुँचे हैं, और आप सत्ता तक पहुँच गए तो आपको लगने लगा कि जो आंदोलन करने वाले लोग उनको आंदोलन जीवी कह दें। और ये कितना निगेटिव शब्द की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे वो जिंदा रहने के लिए आंदोलन पर डिपेंडेंट है। जबकि ये सरकार का अगर देखा जाए तो ये सरकार तो जुमला जीवी कहा जा सकता है, सिर्फ जुमला पे टिकी हुई सरकार है, दंगा जीवी हो कह सकते हैं इसको लोग। तो ये नए नए टर्म ला करके पूरे पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करने का जो तरीका बीजेपी का है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जी चलिए, एक अंतिम सवाल और आपका क्षेत्रीय सवाल। पालीगंज का सड़क बहुत बदहाल रहा है, हम विधानसभा यात्रा पर गए थे, वहाँ पर 2 दिन रहे थे। इस जो लोकल सड़क है बहुत डिस्टर्ब है, वो कब तक बन जाएगा? देखिए, पालीगंज का संकट ये था कि वो पटना जिला में होने के बावजूद विकास से कोसों दूर रहा है। सड़क की हालत तो आपने देखी है, वहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे नाली की समस्या ना हो। अधिकांश गांव में नाली जो है वो गली के अंदर ही बह रहा है, लोग अपने अपने घरों में गड्ढा खोद करके नाली बहाते हैं और बाल्टी से फेंक के आते हैं बाहर। तो पालीगंज के विकास में तो निश्चित तौर से काफ़ी काम हम लोग करना और वो कर भी रहे हैं। सड़कों की जहाँ तक बात है तो पूरे पालीगंज का एक लिस्ट हमने तैयार किया है, तकरीबन 50 सड़कों का हमने एक लिस्ट लेकर के अलग अलग विभागों को सौंप दिया है, और उसमें कहिए कि 10-12 सड़कों पे काम शुरू हो चुका है। तो शायद 2-3 महीने बाद अगर आप जाएं तो थोड़ा बेहतर स्थिति आपको सड़कों के मामले में मिले। लेकिन एक संकट ये है कि ये जो लाल फीताशाही है और एक डिसेंट्रलाइज करप्शन जो है, सत्ता से ऊपर से फंड चला लेकिन करप्शन को ऊपर टारगेट नहीं होने देना है, ऊपर से सिस्टम क्या करप्शन कर रहा है इस पर बात नहीं होना है। इसलिए थोड़ा करप्शन के पैसे को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, नीचे बांट दीजिए लोगों में, तो लोकल कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेगा, कुछ लोकल अधिकारी ले लेंगे, वीडियो ले लेंगे, अलग अलग लोग ले लेंगे पैसा उसमें से। इसके चलते पालीगंज में जो सड़क बने भी थे वो 3 साल में सड़क टूट गए, 5 साल में सड़क टूट गए। अब संदीप जी आप विधायक बन चुके हैं, तो अब मान के चले कि इस पर रोक लग जाएगा इस बार? हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन विधायक बना देना क्रांति कर देना नहीं है। और विधायक की जो सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत जितनी चीज़ें रहेंगी वो तो हम करेंगे। सीमा के बाहर की जो चीज़ें हैं उसके साथ निश्चित तौर से जो हमारा आंदोलनात्मक छवि रहा है, हम पालीगंज की जनता के साथ उन तमाम सवालों पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए, तो प्रधानमंत्री ने भले ही इन लोगों को आंदोलन जीवी बता दिया हो, पर ये फिर भी डटे हुए हैं कि सरकार जब तक बात नहीं मानती है, करप्शन खत्म नहीं होता है, सड़कें नहीं बन जाती हैं, या तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उन पर काम नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।